अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। ओके सो आज जो है वो आपको जितना भी हमने एंटायर सिलेबस कवर किया है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछने वो आप मुझसे पूछ लें। होपफुली हमारा वैसे लास्ट इंटरेक्टिव सेशन है, बट अगर किसी को एग्जाम के हवाले से कोई क्यूरीज होंगी तो आप लोगों का पेपर आई गेस 11th को है एनालिसिस का ना। उससे 2 दिन पहले अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक और सेशन रख दूंगी जस्ट टू रिस्पॉन्ड टू योर क्यूरीज, ठीक है? अदरवाइज दिस इज आवर लास्ट इंटरेक्टिव सेशन टुडे। मैम 11 को है तो पेपर क्या हमारे 8 से स्टार्ट हो रहे हैं? लेट मी चेक। मैं देख के आपको बता देती हूँ कि आप लोगों का पेपर कब से स्टार्ट है। आप लोगों को भी स्केड्यूल नहीं मिला एग्जाम का? नो नो मैम। मैम। ओके सो प्रॉब्ली अगर आपको नहीं मिला है तो हो सकता है अभी अप्रूव ना हो, जब भी आप लोगों से भी शेयर नहीं हुआ, लेकिन जस्ट मैं आपको एक टेंटेटिव डेट बता देती हूँ कि कब से स्टार्ट होगा आपका। जी आपके एग्जाम्स जो हैं वो 9th से स्टार्ट है। सेकंड पेपर है आपका एनालिसिस का, ठीक है? सो ओके मैम, आपने वो ग्राफ का बताया था ना, तो उसमें वैल्यूज तो दो है, मतलब आपने वो बताया था कि उसमें कि टीम किस तरीके से बनेगा, लेकिन मैम वो हम सी स्क्वायर और नहीं, वो कहते हैं जो स्क्वायर वगैरह की वैल्यूज थी वो हम लेंगे कैसे, वो समझ नहीं आ रहा उसका ग्राफ का। अच्छा जो वो तो लैब का है ना, तो उसको मैं वैसे चले मैं ग्राफ के लिए एक वीडियो डाल देती हूँ। करना आपने उसको ये है कि पहले आप 2 कॉलम जो मैंने आपको डेटा दिया है ना, वो डेटा है जो आप डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लेंगे, ठीक है? कि आपने वॉल्यूम ऐड किया 1 ml और पीएच नोट कर ली, अगेन वॉल्यूम ऐड किया देन पीएच नोट कर ली। तो इस तरह से आपके पास वो डेटा आ गया, ठीक है? एक कॉलम में आपके पीएच वाला डेटा आ गया, एक कॉलम में आपके वॉल्यूम का डेटा आ गया। नेक्स्ट आप जो कॉलम बनाएंगे जिसमें डिफरेंस ऑफ पीएच डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम आपने करना है, दैट नीड्स उसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेल में, ठीक है? फिर अगेन उन वैल्यूज को स्क्वायर करके उनका रेशियो लेंगे, उसके लिए हम एक्सेल में फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ क्योंकि जो सिचुएशन अभी चल रही है हमारे सामने, मुझे लगता है कि इस फिजिकल लैब में बहुत सारी चीज़ों को कवर करना शायद इतना पॉसिबल नहीं होगा। आपको परफॉर्मेंस में इतना टाइम लग जाएगा कि जो डिस्कशन वाली चीज़ें हैं उनको मैं वीडियो लेक्चर्स में ही कवर कर दूंगी, ठीक है? तो मैं आज उसके ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो डाल दूंगी, ठीक है? ओके मैम। मैम यूजेस भी नहीं मिल रहे HCl के ना। HCl के यूजेस मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एक यूज तो मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि HCl बफर जो है वो सबसे ज्यादा डिसोल्यूशन अपैरेटस में यूज होता है। डिसोल्यूशन के जितने भी जो भी हमारी ओरल डोजेज फॉर्म है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने से पहले हमारे स्टमक में अपनी एक्टिव जो डोजेज फॉर्म है उसमें से रिलीज होती हैं, डिसोल्यूट होती हैं बॉडी में, ठीक है? तो उस जो डिसोल्यूशन का अपैरेटस है दैट यूजेस द HCl बफर, क्योंकि वो हमारे स्टमक के एनवायरनमेंट को मिमिक करता है। ये एक मैम मैंने ऑलरेडी बता दिया था पिछले लेक्चर में भी। मैम आपने जो ग्राफ का भी बताया है, जो हम चेंज इन पीएच और चेंज इन वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे, वो मैम कंसेक्टिव वैल्यूज के बीच में जो चेंज आ रहा होगा। जी बिल्कुल। जो फॉर एग्जांपल आपने 1 ml ऐड किया और आपकी पीएच हो गई 2, ठीक है? उसके बाद आपने अगेन 1 ml ऐड किया तो उसकी पीएच हो गई 2.5, तो 2 और 2.5 का डिफरेंस क्या होगा? 0.5 डिवाइड बाय और डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम कितना आपका हुआ है? 1, ओके ठीक है? मैम। मैम मतलब आपने बताया था कि हमें 3 ग्राफ बनाने होंगे, एक वॉल्यूम और पीएच के बीच में और एक वॉल्यूम एंड सी डिवाइडेड बाय डी। बिल्कुल। देखें जो ये डेरिवेटिव ग्राफ्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि परफॉर्म हम एक ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट का डेटा हमारे पास होता है, उसी डेटा को हम मैथमेटिकली मॉडिफाई करते हैं
और मैथमेटिकली मॉडिफिकेशन के बाद हम उसको प्लॉट करते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटली कोई चेंज नहीं आ रहा होता, सिर्फ हमारा जो डेटा है दैट इज बीइंग मैथमेटिकली मॉडिफाइड। इसी वजह से हम इसको डेरिवेटिव ग्राफ कहते हैं। ओके मैम। अटेंडेंस मार्क करना स्टार्ट कर दें आप लोग सब अपनी चैट में ना। मैम लेक्चर से रिलेटेड सवाल पूछने थे थ्योरी से। मैम आपने रेफरेंस यूज्ड इन डीटीए एंड डीएससी में जो 2 बताए थे, मैम एक एलुमोना बताया था आपने, मैम दूसरा क्लियर नहीं था। और उसके बारे में आपने एलुमोना के बारे में जो बताया था कि इट हैज टू बी मतलब उसको हमने फाइनली पाउडर्ड। मैग्नीशियम। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। मैम आपने जो पैराग्राफ उसके बाद बताया था ना कि अल्फा एलुमोना के बारे में कि वो एनालिटिकल रिएजेंट क्वालिटी मतलब होनी चाहिए, मैम वो पैराग्राफ समझ नहीं आया था, आप एक बार प्लीज वो एक्सप्लेन कर दें। और मैम दूसरी रेफरेंस जो आपने बताई थी उसका वो भी क्लियर रेफरेंस नहीं। का नाम है, वो मैंने अभी उसमें गूगल क्लासरूम में दोबारा शेयर भी कर दिया था। केसलगढ़ के नाम से था, KEISALGUHR। ठीक है। और उसके अलावा मैंने बस 2 इम्पोर्टेंट चीजें बताई थी कि जो एल्युमिनियम है उसको जब हम यूज करते हैं अपने उसमें, तो आपको एल्युमिनियम को बहुत फाइनली पाउडर्ड होना चाहिए। आपको उसमें साइज जो पार्टिकल साइज है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए, कि ताकि पार्टिकल साइज के अनयूनिफॉर्म होने की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, क्योंकि जब पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म नहीं होता तो जो टेम्परेचर चेंजेस हैं वो भी यूनिफॉर्म नहीं होते। टू मेक द टेम्परेचर चेंजेस यूनिफॉर्म वी नीड टू हैव अ वेरी स्मूथ पार्टिकल साइज। ठीक है, एक तो ये चीज मैंने बताई थी रेफरेंस मटेरियल के हवाले से। दूसरा जो कैसलगेट के बारे में बताया था वो ये बताया था कि वो फाइब्रस मटेरियल्स के लिए यूज होता है। जो हमारा सैंपल अगर फाइब्रस इन नेचर है देन वी आर गोइंग टू यूज a fibrous type of standard material that is called as कैसलगर। ठीक है, बस इससे ज्यादा उसके अंदर और डिटेल में कुछ भी नहीं था। ओके मैम। मैम एक दूसरा सवाल था जो आपने अभी जूम के इंटरैक्टिव सेशन में लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारे पास थर्मोग्रेविमेट्री में एवोल्यूशन ग्राफ होता है, उसमें हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे सैंपल से मतलब कौन सा मॉलिक्यूल एमिट आउट हो चुका है। तो मैम आपने बताया था कि वो मॉलिक्यूलर वेट की वजह से हमें पता चलेगा। मैम कोई ऐसे चांसेस नहीं हो सकते कि मतलब कि हम 2 कंपाउंड ऐसे हों जिनके मॉलिक्यूलर वेट एक जैसे ही हों, तो उनको हम किस तरह प्रेडिक्ट करेंगे? अच्छा देखें, जब हम किसी कंपाउंड के अंदर जैसे आप लोगों ने इससे पहले मास के ग्राफ सॉल्व किए हैं ना, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उसमें भी हम इस तरह से कर रहे होते हैं कि जो हमारी फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है उसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया पहले से होता है कि किस टाइप की फ्रेगमेंटेशन इस पर्टिकुलर कंपाउंड में एक्सपेक्टेड है। तो इसी तरह से जब हम किसी मॉलिक्यूल को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हमारे पास उसमें एक प्रेडिक्टेड पैटर्न ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये चेंजेस इसमें पॉसिबल हैं। ठीक है। अच्छा, अगर तो वो कंपाउंड जो है वो उन्हीं चेंजेस को फॉलो कर रहा है तो तब तो हमें अपने एक्सपेक्टेड पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमें एक्सपेक्टेड पैटर्न से डिफरेंट रिजल्ट मिल रहे होते हैं तो तब हमें अपनी एनालिटिकल टेक्निक को मॉडिफाई करना पड़ता है। हम डायरेक्टली सिर्फ थर्मोग्रेविमेट्री के थ्रू उसको एनालाइज नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमें उसको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि कहीं उसमें कोई इम्प्योरिटी तो प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड पैटर्न से डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है। ओके जी, जो थैंक यू मैम। कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है ना उसकी बेसिस पे हमें ऑलरेडी अंदाजा, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपाउंड है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत लूजली बाउंड होता है, सबसे पहले वही रिलीज होगा। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी सबसे पहले मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स ही रिलीज होंगे। तो जो मल्टीपल्स आएंगे वो 18 के ही मल्टीपल्स होने चाहिए। तो जितने भी 18 के मल्टीपल्स होंगे दैट विल टेल मी कि कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज हो गए। ओके मैम। ठीक है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है कि हम्म टीजीए में हमने थर्मोग्रेविमेट्रिक में हम्म बैलेंसेस की बात की थी, नल पॉइंट टाइप और डिफ्लेक्शन टाइप। ठीक अच्छा है। मैम, ये जो बैलेंसेस है ये हमें चेंज इन वेट बता रहे होते हैं या टेम्परेचर? ये हमें दोनों चीजें बता रहे होते हैं। जो थर्मो बैलेंसेस होते हैं ना उनका काम ये होता है
कि वो हमें चेंज इन वेट भी बताते हैं और चेंज इन टेम्परेचर भी बताते हैं. दैट इज व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड एज थर्मोबैलेंस. और प्रिसीजन बैलेंस भी यूज कर रहे होते हैं इधर? देखिए प्रिसिशन, जब जब भी हम थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस तरह से डिजाइन होता है कि वो टेम्परेचर चेंजेस को भी रिकॉर्ड करे और वेट चेंजेस को भी करे, क्योंकि हमारा जो एनालिसिस है वो इन्हीं दोनों चीजों पे बेस्ड कर रहा है. तो चाहे आप नल पॉइंट बैलेंस यूज कर रहे हो या दूसरा प्रिसिशन बैलेंस यूज कर रहे हो, आप जो रेगुलर जो आपकी लैब में एनालिटिकल बैलेंस है वो आप यूज नहीं कर सकते उसके लिए. आपको स्पेसिफिकली डिजाइन थर्मोबैलेंस ही यूज करना होता है. ठीक है, और ये नल पॉइंट एंड रिफ्लेक्शन टैब भी हमारे पास थर्मो बैलेंसेस ही हैं जो दोनों बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल कर रहे हैं। दोनों थर्मोबैलेंसेस हैं. ठीक है मैम, थैंक यू। You're welcome. जी मैम, मुझे ट्रेस मेथड में ना रेडियो एक्टिव लेबलिंग समझनी थी, आप एक और दफा एक्सप्लेन कर देंगी? अच्छा देखें, रेडियो एक्टिव लेबलिंग हम किस तरह से करते हैं कंपाउंड्स की. हमारे पास एक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन मौजूद है. ठीक है. अच्छा, फ्लोरीन नॉर्मली रेडियो एक्टिव इन नेचर नहीं होता. अब मैं क्या करूंगी कि अगर मुझे उसको रेडियो एक्टिवली लेबल करना है, आई एम गोइंग टू रिप्लेस द रेगुलर फ्लोरीन विद द रेडियो एक्टिव फ्लोरीन. मतलब कंपाउंड का जो हमारा स्ट्रक्चर है ना वो सेम रहता है, सिर्फ हम उसके अंदर किसी एक जो हमारा एलिमेंट है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से. या अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम C12 की जगह C14 यूज कर लेते हैं इन एनी वन टाइप ऑफ मोइटी. ठीक है, किसी एक जगह पे हम C12 की जगह C14 लगा देंगे जिसकी वजह से ओवरऑल वो पूरा कंपाउंड जो है वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो जाएगा. या जैसे हम ATP की बात करते हैं तो ATP में हम किसी एक फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिवली लेबल कर देंगे. ठीक है. और जब वो ATP फॉर एग्जांपल एक ATP को मैंने रेडियो एक्टिवली लेबल किया विद द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, अब वो ATP हमारी बॉडी में जहां पे भी यूज होगा उस पर्टिकुलर जगह से मुझे रेडियो एक्टिव सिग्नल आएगा, राइट. तो दैट इज गोइंग टू गिव मी द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ दैट कंपाउंड के उस वो जो ATP हमने रेडियो एक्टिवली लेबल किया है वो बॉडी में कहाँ कहाँ जा रहा है, किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है. जब तक वो फाइनली डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाएगा, कंप्लीटली उसकी रेडियो एक्टिविटी खत्म नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक वो जितना जहां जहां जाएगा वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे बॉडी में मिलती रहेगी. ठीक है. जी मैम, मीन्स हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही यूज करने होते हैं ट्रेस मेथड में, इसलिए हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. बिल्कुल, हम पूरे कंपाउंड को रिप्लेस नहीं करते किसी रेडियो एक्टिव कंपाउंड से, सिर्फ उसके सिर्फ अंदर एक एलिमेंट. एक जगह पे चेंज करते हैं. ओके मैम. अच्छा, मुझे एक चीज आपसे डिस्कस करनी थी क्लास. ये हमारा जो सिलेबस था उसमें एक छोटा सा टॉपिक था, ये लास्ट वन, दिस वन, occurrence properties preparation and application of official inorganic compounds. इसको हमने ओमिट कर दिया था. उसका रीजन ये था कि ये जो ऑफिशियल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसकी हमें जस्ट फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन पता होना जरूरी है. मैंने सोचा ये था कि हम उसको एक छोटे से किसी इंटरेक्टिव सेशन में कवर कर लेंगे, बट ड्यू टू सम इश्यूज हम नहीं कर पाए. तो ये इसका एक छोटा सा हैंडआउट मैं अपलोड कर दूंगी, 1 और 2 पेज हैंडआउट इसका होगा, तो उसको आप एक नजर देख लीजिएगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट हैंडआउट तो वो आप जब एग्जाम से पहले वाला एक सेशन हम रखेंगे आप उसमें वो पूछ सकते हैं. लेकिन इसके अंदर लाइक ऐसे समझने वाली कोई चीज इतनी नहीं थी कि मैं इसको किसी लेक्चर में लेके जाती या इंटरेक्टिव सेशन में हम इसके बारे में बात करते. दीज आर वेरी थ्योरेटिकल थिंग्स जिनको जस्ट आपने रीड करके याद ही करना है. तो वो मैं एक हैंडआउट इसका अपलोड कर दूंगी जिसको आप देख लीजिएगा. ठीक है. बाकी जितनी भी चीजें थी जिसमें एक्सप्लेन करने वाली चीजें थी वो हमने सारी कवर कर ली हैं. ठीक है. ओके मैम. ओके. अच्छा, जो आपका पेपर पैटर्न है उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ.
कि पेपर पैटर्न आपने जिस तरह से लास्ट टाइम पेपर दिया था कि ऑब्जेक्टिव आपका ऑनलाइन होगा और सब्जेक्टिव आपका पेपर बेस्ड होगा। ऑब्जेक्टिव होपफुली 15 मार्क्स का होगा और 25 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, 10 मार्क्स आपके इंटरनल इवैल्यूएशन के हैं जो कि बेस करेंगे जो आपने सारे न्यूमेरिकल्स की क्लासेस आपने ली हैं या इंटरेक्टिव सेशंस जो लोग अटेंड करते रहे हैं क्लास में जो पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से इंटरनल इवैल्यूएशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, जो एमसीक्यूज हैं आपके, उसका आइडिया आपको थोड़ा बहुत हो गया होगा। जो हमने टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस का एक क्विज लिया था मैंने आपका, उसी तरह के आपके एमसीक्यूज आपके आएंगे कि आपने लेक्चर का जो मटेरियल है, जो आपको रीडिंग मटेरियल दिया गया है, उस पर भी फोकस करना है। अगर मैंने आपसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ये कहा है कि आप ये बुक से भी रीड करें, तो वो बुक से रीड करना जरूरी है। बुक में से भी क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसके अंदर डेफिनेशंस हो सकती हैं आपके पास, डिफरेंसेस हो सकते हैं, रीजनिंग हो सकती है। किस तरह की रीजनिंग और किस तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये हमने इससे पहले जो 2 इंटरेक्टिव सेशंस में आपके लेती रही हूँ, उसमें मैंने आपको ये चीज थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी कि मैं किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकती हूँ एग्जाम में। ठीक है, उसके अलावा न्यूमेरिकल्स होंगे सब्जेक्टिव पेपर में आपके। जो न्यूमेरिकल हमने सारे बफर्स के और कंसंट्रेशंस के डिस्कस किए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। और मैम न्यूमेरिकल्स का पार्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा या चॉइस होगी? नहीं, इसमें चॉइस होगी। एक ही आपका पूरा पेपर होगा सब्जेक्टिव, जिसमें आपको लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे कि ये आपने अटेम्प्ट करने, और फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस है, उसमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं या 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी उसी में होंगे, डेफिनेशंस भी उसी में होंगी, डिफरेंसेस भी। सेक्शंस नहीं होंगे सब्जेक्टिव पेपर के, वो ओवरऑल एक कंप्लीट पेपर होगा। ठीक है, जी मैम। ठीक है मैम। टाइम लिमिट्स अगर मैम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने अब तक डिसाइड की है वो यही होगी कि 2.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा और आपको टोटल 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। उन 10 क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल्स भी उसी के अंदर होंगे, डेफिनेशन, डिफरेंसेस, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड इन दैट। ठीक है, मैम 10 क्वेश्चंस अटेंड करने तो ओवरऑल कितने होंगे? ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि चॉइस कितनी देनी है। चॉइस होगी ठीक है मैम। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? मिस वो आपने वो कराई थी ना जो बैलेंसिंग रिडॉक्स वाली, तो वो आप बताएंगी कि मतलब हम सारी प्रैक्टिस वाली वो सारी करनी होंगी या फिर उसमें सिलेक्टेड करनी होंगी? रिडॉक्स बैलेंसिंग आपकी शायद ना आए इसके अंदर, उसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि दैट इज सच अ लॉन्ग क्वेश्चन कि वो 2.5 मार्क्स का तो नहीं दिया जा सकता। सो रिडॉक्स बैलेंसिंग तो मैं नहीं दूंगी डेफिनेटली, लेकिन उसकी आपने प्रैक्टिस वैसे करनी है क्योंकि वो आपके लैब का पार्ट हो सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, okay. और लैब के हवाले से अभी मॉर्निंग और इवनिंग के दोनों के लोगों को मैं बता रही हूँ कि जो इंटरेक्टिव सेशन मैंने अपलोड किए हैं, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स डॉक्टर मदिया हामिद हैज टू गो ऑन लीव। सो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही सेशंस की लैब में ही लूँ, तो इसलिए आप ज़रा जो इंटरेक्टिव सेशन मैंने अपलोड किए हैं आप उनको देख लीजिएगा एक दफ़ा, क्योंकि मॉर्निंग वालों ने तो अटेंड किए थे फिर भी, और आई गेस इवनिंग के लोग उसमें मौजूद नहीं थे, तो आप एक दफ़ा उसको देख लें क्योंकि जब आप लोग आएंगे, आई थिंक इवनिंग को फर्स्ट को आना है, मॉर्निंग को सेकंड को आना है, ऐसा ही है। यस मैम। तो यस मैम। आपने जिस दिन फर्स्ट डे, आप जिस भी दिन फर्स्ट डे Yes, ma'am. आप लैब में, आपने लैब में आते के साथ ही सबसे पहले अपना मैनुअल हैंडओवर करना है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका मैनुअल बिल्कुल कंप्लीट हो जिस तरह से आपको गाइड किया है उस तरह से। ठीक है,
सिर्फ एक चीज आपकी रिमेनिंग है ग्राफ, वो मैं अभी आज इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बना के उसकी डाल दूंगी, ठीक है? ओके मैम। मैम वो ग्राफ हमें पेस्ट करने उस पे, या जो अब अगर हमने परफॉर्म किया तो वो वाले करने पेस्ट मैनुअल पे? परफॉर्म तो हम नहीं कर पाएंगे वो वाला एक्सपेरिमेंट, लेकिन जो मैंने आपको जो डेटा दिया है ना, आप उसी के प्रिंट आउट निकाल के उसको अटैच करेंगे अपने मैनुअल में। ओके मैम वो जो आप कह रही थी कि ब्लॉक डायग्राम मैं दे सकती हूँ, तो ब्लॉक डायग्राम किसी इंस्ट्रूमेंट के हवाले से भी हो सकती है क्या? ब्लॉक डायग्राम इंस्ट्रूमेंट्स की होती है बेटा, किसी प्रोसेस की नहीं होती मतलब है, इंस्ट्रूमेंट पूरी की। मेरा मतलब है जैसे हमें पूरी उसकी प्रैक्टिस करनी होगी या फिर? नहीं, जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स की कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं ना, तो उन्हीं के ब्लॉक डायग्राम्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डीएससी के कंपोनेंट्स डिटेल में डिस्कस नहीं किए, तो उसकी नहीं आ सकती, लेकिन हमने पोलैरिमीटर के कंपोनेंट्स बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किए, तो उसकी ब्लॉक डायग्राम आपकी आ सकती है। ठीक है? कैन यू हियर और मी? मैम लैब मैनुअल्स में सिर्फ डिस्कशन लिख के लाना है ना फर्स्ट लैब वाले दिन? जी, जितने भी आपके डिस्कशंस हैं वो आपने लिख के लाने, और जो लास्ट वाला है उसके अंदर आपने ग्राफ अटैच करके लाने। लास्ट वाले में डिस्कशन नहीं दिया हुआ, इसमें ग्राफ करने हैं। यस मैम। ओके मैम। ठीक है? यस मैम। ओके, फिलहाल फिर इसको हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। अगर आप जब आप और मुझे अंदाजा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स तभी खोलेंगे जब एग्जाम सर पे आएगा, तो अगर आपको इस हवाले से क्वेश्चंस हो तो काइंडली अपने क्वेश्चंस जो है वो गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर दीजिएगा, ताकि उसी हिसाब से फिर मैं सेशन प्लान कर सकूं कि सेशन रखना है या नहीं रखना। ठीक है? ओके वो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको आप गूगल क्लासरूम पे जरूर पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? Okay, so this is all for today. Wish you all the best for your exams and labs as well. Thank you, class. Allah Hafiz. थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज।